Hare Krishna. So in the last class we have just started work per energy and we have completed circular motion. So अगर आप ध्यान से देखेंगे वर्क पर एनर्जी कई सारे ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे विल रिक्वायर इंटीग्रेशन एंड एक्चुअली इंटीग्रेशन इज स्टार्ट व्हेन वी बिगिन सेंटर ऑफ मास. जब सेंटर ऑफ मास निकालना स्टार्ट करते हैं देयर वी डील विद इंटीग्रेशन. But since in work per energy and in circular also there will be many good questions where we'll come across integrations. So therefore I am teaching this topic early so that by the time we reach center of mass you are well acquainted with what integration is and how to apply it in different scenarios. क्योंकि इंटीग्रेशन करना तो सीख लिए, कब करना वो नहीं सीखे, तो वो सीखेंगे आज. सब आप लोग समझ में आ रहा है ना. कई सारे ऐसे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज आता है, तब हमको फील आना चाहिए कि हाँ भाई वहाँ पे इंटीग्रेशन हमको लगाना है. तो कैसे करके लगाना है, कब लगाना है, उसका एक प्रॉपर फील समहाउ थोड़ा बहुत तो आपको इस वीडियो देखने के बाद आ जाएगा. सो देयरफॉर वीडियो पहले ध्यान से देखना, और अगर आपको लगे कि कहीं आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि हाँ नाउ आई कैन अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, देन यू अटेम्प्ट, पॉज द वीडियो एंड आप अटेम्प्ट करना. अदरवाइज लुक एट द वीडियो जस्ट प्लेन, बिल्कुल सारा काम मैं ही करना है, सारा काम मैं ही करूँगा. सो हम लोग बेसिकली क्या स्टार्ट करने वाले हैं, देखो वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स. ठीक है, और इसमें हमेशा ध्यान रखना दो की पॉइंट्स रहेगा कि व्हेन आई एम सपोज टू इंटीग्रेट उसका एक फीलिंग आना चाहिए एंड हाउ टू इंटीग्रेट उसका एक फीलिंग आना चाहिए. एवरीथिंग विल लर्न स्लोली स्लोली. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं. लेट अस ट्राई. ठीक है, सो देखो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल पहले मैथमेटिकली समझते हैं, थोड़ा पहले कैसे समझेंगे, मैथमेटिकली समझेंगे और उसके बाद फिजिकली उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे. मान लो ये कोऑर्डिनेट है 2 और ये कोऑर्डिनेट है 5. सो दिस कोऑर्डिनेट इज 2 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 5. इफ आई टेल यू आई ड्रॉ अ लाइन, दिस इज अ कर्व, दिस इज अ ग्राफ बेसिकली, एंड आई टेल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व. मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाला एरिया बताओ, क्या बता सकते हो आराम से कितना होगा. और अगर हाँ ये वाला कोऑर्डिनेट मैं आपको दे देता हूँ सपोज 4. सो व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ. मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, एरिया अंडर ग्राफ कितना होगा. सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसका आप आंसर बोल देंगे कि जो एरिया है सर वो कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो मेरा लेंथ है वो है 3 और जो ब्रेथ है वो है 4. तो क्या बोल देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 12. ये हो गया इसका एरिया. सपोज मैं आपको क्वेश्चन ये हो गया सपोज A1. सपोज मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे दे देता, ऐसे, और ये नया कोऑर्डिनेट दे देता, ये है 3, ये मैं बोल देता चलो 6, ये मैं बोल दिया 6. तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल पाते क्या, पी क्यू आर का एरिया निकाल पाते आप. हाँ आप आराम से निकाल सकते थे. एरिया ऑफ सपोज पी क्यू आर ट्राइंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट कितना है देखो, हाइट है 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मेरा कितना आ जाएगा 9. तो ये मेरा सिंपल सा आ गया 9. पर यही अगर ग्राफ में कर्व कर देता, तो सपोज इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन विल सी हाउ टू इंटीग्रेट एंड व्हाई टू इंटीग्रेट, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू. ध्यान से देखो, मान लो ये y और ये x और ग्राफ ऐसे करके है अब, और ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y नहीं लिखते हैं, लिखते हैं fx इक्वल्स टू से एक्स स्क्वायर. ये y पे fx और यहाँ पे x. ओके, नाउ ये जो ग्राफ है मैं आपको कह रहा हूँ 2 to 5. अगेन लेट अस से दीज 2 पॉइंट्स ओनली, लेट अस से वी टेक 2 पॉइंट्स 2 to 5. एंड नाउ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप इसका ये जो ग्राफ बनाया फ्रॉम 2 to 5, इसके अंडर जो एरिया है, आप समझ रहे हो क्वेश्चन. यहाँ पे क्या किया था, उस ग्राफ के अंडर जो एरिया था, इस ग्राफ के बाहर नहीं और पीछे नहीं, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया था, उसी तरह से इस ट्रायंगल के अंडर में जो एरिया था वो निकालना मेरा ऑब्जेक्टिव था. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो ग्राफ है इसके अंडर में जो एरिया है वो निकालना है मेरे को. कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते कि लेंथ इंटू ब्रेथ या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो क्या कर सकते हैं, देखिए सपोज एक अप्रोच है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अप्रोच, क्योंकि ये अप्रोच ही बेसिकली विल गिव मी एन आइडिया व्हेन टू इंटीग्रेट एंड हाउ टू इंटीग्रेट. सो देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच. ये अप्रोच कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे एक नया डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ. देखो ये जो कर्व है वो क्या है अपना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, और आई एम सपोज टू फाइंड आउट दिस एरिया फ्रॉम 2 to 5. तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सर आप क्या करो इसको, अगेन डोंट राइट y, राइट इट एज fx. तो हम क्या करते हैं, मान लो एक रैंडम x पे जाते हैं, एक रैंडम x पे जाते हैं. अच्छा पहले ये लॉजिकली समझो कि क्या इसका एरिया निकालना पॉसिबल है.
Is it feasible? Do we, shall we approach the question, or the question is wrong? See, the question is not wrong. Why? क्योंकि ये graph is well defined. It's not a random curve that I have given. It's a well defined graph. Y equal to x square means at every x, say for example, I tell you 3. So this one will be 9. If I tell you x equals to 4, this means this is 16. So these all points are well defined. These are not randomly chosen points. At this is 25. At 2, this is 4. So these are, it's a proper graph. If you draw it on a graph paper, these things are well determined. Therefore, finding out area is quite logical. It is not illogical and it's possible. तो पहले जब ये समझ जाते हैं फिजिकली कि हाँ निकलना चाहिए, तो कैसे निकालते हैं वो देख। तो हम x पे आते हैं पहले, एंड देन व्हाट वी डू, हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लो। क्या लो? एक स्ट्रिप लेते हैं, यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप लेते हैं। ये स्ट्रिप का क्या खासियत है, ध्यान से समझो। इसका हम लेंथ को हम बोलते हैं dx। dx मतलब वेरी वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी स्मॉल, मतलब इनफाइनाइटेसिमल थिकनेस का ये स्ट्रिप है, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रिप का एरिया हम कितना लिख सकते हैं, बताएगा कोई? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्ट्रिप? अब रियलिटी में वो स्ट्रिप ऐसे करके है, अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन है ऐसे करके, राइट, इंक्लाइन है ऐसे करके, बट दिस इज अप्रोक्सीमेटली लाइक अ रेक्टेंगल। इट इज अप्रोक्सीमेटली लाइक अ रेक्टेंगल। व्हाई? क्योंकि ये जो एरिया है ऊपर वाला, दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर मैं dx को बहुत छोटा कर दिया, अगर मैं dx को बहुत छोटा कर दिया, तो ये जो आया ना पोर्शन, इस पूरे के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं, इस छोटे से सरफेस के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि इस पूरे का वैल्यू fx ही है। फ्रॉम x टू x प्लस dx, ध्यान सुनो, फ्रॉम x टू x प्लस dx हम क्या मानते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, fx ही है। इस पूरे इंटरवल में वो कांस्टेंट है। इस पूरे इंटरवल में हम क्या मानते हैं, fx कांस्टेंट। व्हाई? दिस इज द रीजन कि dx इज वेरी स्मॉल, तो हम मान सकते हैं इस पूरे इंटरवल में अपना जो y है वो ऑलमोस्ट fx ही है, ठीक है। जैसे ही हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरा ऊपर में fx ही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से एक रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं इसको। क्या इस रेक्टेंगल का एरिया हम बता सकते हैं? इसका ब्रेड्थ है dx, और ये चीज कितना है, इसका लेंथ, इसका लेंथ कितना है, देखिए अगर x है, इसके करस्पॉन्डिंग y कितना होगा, fx। अगर ये x1 है, मान लो ये क्या है, मैं कहता हूँ x1, इसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा, fx1। तो इसका जो लेंथ आ गया वो कितना आ गया, fx1, और ये कितना आ गया, dx। तो ये हाइट कितना हो गया, fx1, और विड्थ हो गया dx। तो इसका एरिया कितना आया, छोटू सा एरिया dA। व्हाट इज स्मॉल एरिया? व्हाट इज द स्मॉल एरिया विच आई एम गेटिंग? इट इज fx1 इंटू dx, ठीक। उसी तरह मैं कहता हूँ आप x2 पे जाके एक और एरिया ले लो। आप x2 पे जाओ और एक और स्ट्रिप ऐसा करके काटो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, dA1। उसी तरह अगर मैं बोलूँ dA2, उसका एरिया कितना होगा, fx2, ये वाला पोर्शन इंटू दिस स्मॉल dx। ऐसे लिख सकते हैं ना, रेक्टेंगुलर टाइप से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्यों? क्योंकि dx इज वेरी स्मॉल, आई कैन अज्यूम इट्स रेक्टेंगल ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे को पूरा का एरिया निकालना हो, इस सेक्शन के अंडर का मेरे को अगर एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप्स अगर छोटा छोटा काट लूं, सबका एरिया मेरे को पता है, और सबका अगर समेशन ले लें तो सबका एरिया निकल जाएगा। तो इसीलिए जो एरिया है वो क्या होगा, ध्यान से देखना, dA1 प्लस dA2 प्लस सो ऑन, ठीक है। और इस dA1 dA2 को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इस dA1 प्लस dA2 को क्या लिख देते हैं हम डायरेक्ट, fx1 dx plus fx2 dx plus fx3 dx and like that up to infinite times, like that up to infinite times। इसका जो समेशन होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ये समेशन ऐसे करके। बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो एरिया है बेसिकली क्या है, इट्स अ समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स। दिस एरिया इज बेसिकली समेशन ऑफ द स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स। तो हम अप्रोच समझिए क्या किया, व्हाट डिड वी डू, what we basically did is we had to find the area of this, we had to find a big quantity, but the problem is things are varying. How they are varying? I know that it's a known function, thing is varying, but it's not varying randomly, it is varying in a proper fashion। जो मेरे को पता है वो कैसे वेरी कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता हूँ, वहां से थोड़ा सा आगे जाता हूँ और एक छोटा क्वांटिटी को फाइंड आउट करता हूँ। मेरे को क्या चाहिए, एक बड़ा क्वांटिटी। मैंने क्या किया, एक रैंडम पॉइंट पे जाके
उस बड़े क्वांटिटी का एक छोटा क्वांटिटी डिटरमाइन किया डिटरमाइन, और फिर मैं कहा ऐसा कई सारा छोटा छोटा क्वांटिटी लेके ऐड कर दो। तो ये ऐड कैसे करेंगे, ये जो ऐड करेंगे, the mathematicians found the small tool to add this all things and they called it integration. So what you basically do, they said, you take this known function which is varying, यही function vary कर रहा है ना, so this known function which is varying and you integrate it like this dx, take that small strip, this is what, ये fx dx क्या है, it's a small general area, it's a small general area, fx1 dx, fx2 dx, it's general, it's a small general area, and I integrate it means I basically take summation of all these small strips, I basically क्या करता हूँ, summation of all these small strips from 2 to 5, I'll get the area, total area. फिर से बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना था, मेरे को पता है ये वेरी कर रहा है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो मैं क्या करता हूँ, एक x पे जाके छोटा सा एरिया निकालो, कितना आएगा fx, अगर मैं x पे गया, अगर मैं x1 x2 नहीं, अब एक प्रॉपर जनरल लेते हैं कि मैं अगर x पे गया तो ये वाला रिजल्ट कितना आएगा fx, तो ये हाइट कितना है fx और ये छोटू सा dx, छोटा एरिया कितना हो गया fx dx, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो बड़ा एरिया आ जाएगा। बेसिकली a इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी है, छोटा छोटा एरिया का समेशन या इंटीग्रेशन एक ही बात है, तो उससे मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा, और ये डी कितना है एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स मेरे को पता है कितना एक्स स्क्वायर, अब ये मैथ्स में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एफ एक्स इज व्हाट एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो यू सिंपली इंटीग्रेट इट, दिस ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, सो 1/3 एंड एक्स क्यूब ये क्या आएगा 5 क्यूब माइनस 2 क्यूब दैट इज 25 माइनस 8, 17/3 आ गया, इसका एरिया है 17/3, ठीक है, ऐसा करके। सो ये बेसिकली फील है कि कब इंटीग्रेट करना पड़ा हमको, व्हेन द क्वांटिटी वाज वेरिंग, हाउ इट वाज वेरिंग, दैट फंक्शन इज नोन टू मी। Two important things we learned, I'll tell you, then we'll proceed ahead. Lessons. First, if I have to find a big quantity which is varying, if I have to find a big quantity which is varying, ध्यान समझना, if I have to find a big quantity which is varying, but that function is known to us, varying with a known function, या in a known way, big, if I have to find a big quantity which is varying with a known function, then I take a small quantity, मैं पूरा नहीं लिख रहा, I try to find out a small quantity, assuming that in a small interval things remain constant, assuming that in a small interval the things will not vary, पूरा वेरी कर रहा है बट इन स्मॉल इंटरवल आई अज्यूम थिंग्स आर कांस्टेंट, ये पूरा इंटरवल में ये जो है ना सबका हाइट में क्या मान रहा हूँ एफ एक्स ही है इतने इंटरवल में, क्योंकि बहुत छोटा सा इंटरवल है, ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट उसको ट्रीट कर लेते हैं, विच इज अ नोन फंक्शन, एंड देन आई टेक अ स्मॉल क्वांटिटी एंड इंटीग्रेट इट, आई टेक अ स्मॉल क्वांटिटी एंड आई इंटीग्रेट इट टू गेट द बड़ा क्वांटिटी, पहला चीज। दूसरा चीज आपको ये समझना है कि वो जो छोटा आप एलिमेंट ले रहे हैं, यू हैव टू चूज दैट वेरी प्रॉपरली, चूज एलिमेंट, और जो छोटा क्वांटिटी है चूज स्मॉल एलिमेंट प्रॉपरली, वो आपको प्रॉपरली चूज करना पड़ेगा, वो जो छोटा एलिमेंट है वो प्रॉपरली चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बच्चा मेरे को बोल सकता है सर मैं वो क्वांटिटी आपने जैसे चूज नहीं किया, वो क्वांटिटी मैं ऐसे करके चूज करूंगा, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ गया, हाँ यहाँ से था ना, ऐसे करके देखो, ये था 5 और ये क्या था 2, वो बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करके चूज करूंगा इसको, तो आप ऐसे करके भी चूज कर सकते हैं, पर जब ऐसे चूज करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे आप, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। तो आप बोल सकते हैं सर इसको मैं मान लेता हूं dy, छोटा चेंज इन y, नो प्रॉब्लम, मान सकते हैं बिल्कुल, छोटा चेंज इन y, और ये कैसे निकालेंगे फिर, ये कैसे निकालेंगे, तो therefore let us not, so therefore you can choose like this also, you can choose like this also, but if you choose like this it will become very complicated, it will become extremely complicated, in many cases आंसर आएगा भी नहीं, आंसर नहीं आएगा मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ लॉजिकल करो तो आंसर नहीं आएगा, पर ऐसा करने के बाद there are many ways in which you can illogically proceed ahead, so therefore there is no logic doing it like this, you have to choose the element very properly, and जैसे जैसे examples will proceed ahead आपको समझ में आएगा कि एलिमेंट हम कैसे करके लेते हैं। सो 2 लेसन्स क्या क्या था, जब इनको बड़ा क्वांटिटी फ्लक्चुएट करता है,
तो देयरफॉर हम एक छोटा क्वांटिटी लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इसका और भी आपको क्लैरिटी आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लें, मैं जैसे जैसे एग्जांपल करूंगा यू विल गेट मोर क्लैरिटी। एंड ऑफ कोर्स अभी भी आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। देखो और बात करते हैं कुछ कुछ। तो सपोज आपको बेसिकली मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड आउट एरिया। तो अब अगर मैं आपको कभी पूछा सिंपल, पहले थोड़ा मैथ्स का बात कर लेते हैं एंड देन विल गो टू फिजिक्स। सिंपल सा अगर मैथ्स, सपोज मैं आपको कहा y इक्वल्स टू 3x² प्लस 2, आपको बोला फाइंड एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 4, नहीं छोटा सा ले लो, x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2, सिंपल, ट्राई टू फाइंड आउट दिस। और सेकंड में आपको बोला y इक्वल्स टू 3 रूट x, अगेन फाइंड एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू 4 टू x इक्वल्स टू 16। क्या करेंगे, कैसे करके निकालेंगे एरिया अंडर दिस कर्व, इंटीग्रेट करके, और यहाँ पे भी इंटीग्रेट करके। फटाक से अपने अपने कॉपी में ट्राई करो और फिर देखना। पहला का सॉल्यूशन देख, क्या करेंगे हम, चुपचाप इसको इंटीग्रेट कर देंगे 3x² प्लस 2 dx, पर इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 1 से लेके 2 तक ही करेंगे, क्योंकि जैसा भी कर्व हो। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, मैं आपको जस्ट समझाया अभी। x इक्वल टू 0 पे y 2 है, x इक्वल टू 0 पे y कितना है 2, तो ग्राफ ऐसा करके बना है ना, y इक्वल टू x² टाइप से है ना, ऐसा करके ग्राफ बना। इंटीग्रेट मतलब 1 से लेकर के 2 तक का एरिया निकालना है, 1 से लेकर के 2 तक का एरिया निकालना है। छोटा सा निकालेंगे हम एरिया पहले, हमको पता है आप इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लोगे, पर इसका मतलब समझो कि क्या था। तो हम क्या बोलते हैं कि हम एक रैंडम x पे जाते हैं, ठीक है। जब x पे गए तो y कितना है इसके करस्पॉन्डिंग, जब x पे गए तो y कितना है 3x² प्लस 2, y कितना है x के करस्पॉन्डिंग 3x² प्लस 2। तो हम बोलते हैं यहाँ पे छोटा सा एरिया लेते हैं d है, वो क्या है 3x² प्लस 2, नहीं 3x² प्लस 2 इंटू dx, छोटू सा यहां से लेते हैं dx। देखो dx में ऐसा नहीं कि y वेरी नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं आप x से x प्लस dx जाओगे तो y वेरी कर रहा है, पर बहुत छोटा है वो, दैट वेरिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल। सपोज मैं कहता हूं आपको टेक x इक्वल्स टू 10, ठीक है, टेक x इक्वल्स टू, नहीं तो 10 तो ले ही नहीं सकते, x इक्वल्स टू से मैं लेता हूं 1.5 बीच में कहीं, x इक्वल्स टू मैं कहता हूं कितना लो आप, x इक्वल्स टू कितना लो 1.5, और जो dx है, जो dx है यहाँ पे, तो अच्छा ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरा fx का वैल्यू कितना आया देखो, 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2, राइट, 3x² प्लस 2। अब जो dx है, अगर मैं आपको कहूं आप dx को लो 0.0000000000001, इतना छोटा लो dx को, तो जो f x प्लस dx आएगा वो कितना आएगा 3 इंटू 1.5 0.00000000001, इतना आएगा 3x² प्लस 2। क्या दोनों सेम ही है, क्या ये दोनों सेम है, सेम ही है यार, ऑलमोस्ट ये दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम, एब्सोल्युटली सेम नहीं है, ऑलमोस्ट हम सेम ट्रीट कर लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है ऊपर वाला और ये सेम ही है, तो इसीलिए ये ऑलमोस्ट हम स्ट्रेट ट्रीट कर सकते हैं इसको। रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया ये, बस इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ करेंगे, ये जो स्ट्रिप्स है वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, 1 से लेकर के 2 तक ही, 1 से लेकर के, तो ये टूल है निकालने का बेसिकली, लाइक दैट स्मॉल स्मॉल। अब उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, देख कितना आएगा, x³ plus 2x, vary it from 2 to 1, so you'll get 8 plus 4 12 minus ये 1 डाल देंगे तो 3, that is 9। पहला लगा आंसर। दूसरा वाला y equal to 3 root x, I know you know these things, therefore I'm going little fast। y equal to 3 root x, इसको भी फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे from 4 to 16, यही कर दे रहा हूँ देख, y equals to 3 root x, हम चुपचाप एरिया निकालना है तो 3 root x लेके ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 4 to 16, राइट, पूरा एरिया ये निकल जाएगा, ये कितना आएगा 3 x का पावर 3/2 by 3/2 फ्रॉम 4 to 16, ये कैंसिल हो गया, आ गया 2, 16 का पावर 3/2 माइनस 4 का पावर 3/2, दिस इज 64 माइनस 8 112, ठीक है। सो ऐसे करके हम, ये मैथ्स में यूज है मेरा, ये जो यूज था ये किस में था, मैथ्स में था, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली फॉर 20 मिनट्स वी हैव अंडरस्टूड, we started the class and approximately 20 minutes हुआ होगा, 20-22 minutes। so this was the plan that in first 20 minutes I'll explain you what is basically integration, why we use it,
कि पूरा बड़ा क्वांटिटी निकालना है, छोटा सा क्वांटिटी हम डिटरमाइन करते हैं, ये एज्यूम करते हुए ये छोटे से इंटरवल में वो पूरा चीज कांस्टेंट रहेगा, ऐसे करके हम निकालते हैं। और मैं कई सारे अप्रोच ऐसे दिखाऊंगा आपको भी फिजिक्स में जहां ये यूज होता है, और एलिमेंट बहुत केयरफुली लेते हैं हम लोग। ये दो चीज हमने सीखा, ठीक है, अच्छे दिमाग में सेट कर लो, फिर आगे बढ़ना। देखो अब हम आते हैं एप्लीकेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए, फटाफट हम लोग एटलीस्ट 6-7-8 एप्लीकेशंस देखेंगे। देखो तो पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेटिंग अननोन मासेस, सॉरी कैलकुलेटिंग मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज, कैलकुलेटिंग मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि एक रॉड है, ये क्या है, एक रॉड है, ठीक है। इसका मैं आपको कहता हूं कि जो मास, इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो दिया हुआ है सपोज 2 kg पर मीटर, और मैं कहता हूं आप इसके लेंथ को ले लो 5 मीटर। मास कितना हो जाएगा पूरा रॉड का? अगर मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है, गिवन है, दीज टू थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, कि मास पर यूनिट लेंथ दिया है 2 kg पर मीटर, लेंथ दिया है 5 मीटर, सो टोटल मास कैसे लिखेंगे? चुपचाप इसको हम लोग शॉर्ट में फिजिक्स में लैम्डा से लिखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ किसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर देंगे सिंपल, तो कितना आ जाएगा 2 × 5, सो टोटल मास कितना आ जाएगा रॉड का? 10। अगर 1 मीटर का 2 kg है, सो टोटल हाउ मेनी मीटर्स आर देयर? 5, सो 2 × 5 10 kg इज द टोटल मास ऑफ द रॉड, isn't it? बट नाउ सपोज आई चेंज द क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ आप वही रॉड लो, आप क्या लो, वही, और आप वही रॉड लो, और ये ओरिजिन पे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन लाइक दिस, it starts from origin like this, and now I tell you the lambda is a function of x, means mass per unit length constant नहीं है इस बार, mass per unit length is varying, mass per unit length of the rod is varying। तो मैं बोलता हूँ say lambda x equals to 2x kg per meter and the total length given to you in the question is say 4 meter, I tell you find total mass of the rod. How do you find the total mass of the rod now? Because lambda is varying, lambda तो वेरी कर रहा है, तो मेरे को पता है कि जो मास होता है, ध्यान से देखो, आप एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से चाहो तो, एंड देन यू कैन लुक एट द बोर्ड। देखो मास क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये मेरे को पता है। मास क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। पर यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इसका पूरा लेंथ है 4 मीटर्स, पर यहां पर क्या हो रहा है कि लैम्डा एट ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये 4 मीटर, एट ओरिजिन लैम्डा कितना है? 0, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट मासलेस है रॉड, यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई मास नहीं है रॉड का। अगर हम 1 मीटर पे चले जाएं तो, अगर हम 1 मीटर पे चले जाएं तो यहाँ पे जो रीजियन है, छोटा सा रीजियन, छोटा सा जो रीजियन है, उसमें लैम्डा का वैल्यू कितना है? 2 kg पर मीटर, है ना। अगर हम 2 मीटर पे चले जाएं, छोटा सा रीजियन में, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना है? x को 2 पुट करेंगे, 2 मीटर पे है, वी आर एट 2 मीटर, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे है 4 kg पर मीटर, मींस लैम्डा इज इंक्रीजिंग। तो कौन सा पोर्शन रॉड का भारी होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट वाला ज्यादा भारी होगा, उधर जब जा रहे हैं ना तो वेट इज इंक्रीज, मास इज इंक्रीजिंग, मास इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस रीजियन, तो मास पर यूनिट लेंथ अगर यहाँ पहुंच गए तो 8 kg पर मीटर। Now how do I calculate? Because at every point now the mass per unit length is varying, so therefore I cannot multiply mass per unit length multiply, ऐसा नहीं कर सकते 2x into 4 मास आ गया 8x, नहीं, does not make sense। और ऐसा मत करना 8x लेके इंटीग्रेट कर दिया 0 to 4, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते आप लैम्डा को लेके पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, it does not make any sense, therefore you have to use, therefore solve कैसे करेंगे? देखो, it does not make any sense, why I'll tell you how you have to approach the problem। चूंकि lambda is varying with length, how am I supposed to do is I go to a random length x, पूरा क्वांटिटी निकालना है मेरे को, तो मैं छोटा क्वांटिटी निकालूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा। छोटा क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? छोटा सा मास निकालेंगे हम, dm मास। हम क्या करेंगे? देखो, एक dm मास निकालेंगे, छोटा मास निकालेंगे, कितना होगा? x पे जब हम गए तो यहां पर जो लैम्डा है वो क्या है? मेरे को पता है 2x, यहां पर लैम्डा क्या है? 2x मेरे को पता है,
तो मैं क्या करता हूँ, dx पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट चूज करता हूँ, सॉरी x पे जाकर के छोटा सा एक लेंथ लेता हूँ dx, और ये इसका मास निकालता हूँ छोटा सा लेंथ का dm, कितना होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। मास क्या होता है, लैम्डा इंटू लेंथ। अब बोलोगे सर यहां भी तो मास पर यूनिट लेंथ वेरी कर रहा है, जब x से dx जा रहे हैं तो वेरी कर रहा है, पर चूंकि dx बहुत छोटा लिए हम लोग, उसमें हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि लैम्डा कांस्टेंट है। अभी जो एग्जांपल सिखाया था ना 1.5 से लेके 1.50000001, उस इंटरवल में हम मान सकते हैं y कांस्टेंट है, क्योंकि dx हम बहुत छोटा लिए हैं। उसी तरह से यहाँ dx चूंकि बहुत छोटा लिया, हम मान सकते हैं कि यहाँ जो लैम्डा है और यहाँ जो लैम्डा है ऑलमोस्ट सेम है, बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है आपको? Therefore lambda is almost constant in this region. चूंकि lambda is constant in this region, therefore mass is equals to lambda into length. What is lambda at this point? 2x, क्योंकि हम x पे जाके देख रहे हैं छोटा सा dm, तो x, और what is the length of this strip? dx. So dm जो छोटू साइज का आया वो कितना है, lambda dx। अरे जब छोटा सा आ गया, क्या इसको इंटीग्रेट कर लें तो बड़ा वाला मिल जाएगा? क्या पूरा ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके? हाँ, वही टूल है इंटीग्रेशन का। पर इंटीग्रेशन करने से पहले दो चीज आना चाहिए, कि क्लिक करना चाहिए कि इंटीग्रेशन करना है, और कैसे करना है, लॉजिकली x पे जाके छोटा सा dx लेंगे और अज्यूम करेंगे कि उस dx में लैम्डा इज कांस्टेंट। बिकॉज दीज अजम्पशंस कैन बी मेड, इंटीग्रेशन इज लॉजिकल। ठीक है, वी डोंट डू इलॉजिकल थिंग्स कि लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया पूरा लेंथ से। लैम्डा को पूरा लेंथ से मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे लेंथ में लैम्डा कांस्टेंट ही नहीं है। तो कुछ कुछ बच्चे अगर ऐसा किए 2x into 4 और फिर इंटीग्रेट किए, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आपको एक छोटा सा लेंथ पे जाकर के आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि उस लेंथ में मान सकते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। खैर इसका आंसर कितना आएगा देखो, फ्रॉम 0 to 4। अब ये तो आप कर ही लोगे, लैम्डा कितना है 2x, तो आ गया 2x dx फ्रॉम 0 to 4, x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर, आंसर आएगा 16 kg। अगर आपको समझ में आया है ढंग से तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखो सपोज एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया, क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, लेंथ ले लेते हैं 4 मीटर और हाइट ले लेते हैं 2 मीटर। इट्स अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मतलब प्लेट, सॉरी इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ऐसा करके। चलो मैं अगर आपको बोलूं कि इसका सिग्मा, यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, लैम्डा। लैम्डा क्या मतलब होता है, मास पर यूनिट लेंथ, याद रखते रहना। अब बता रहा हूं सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, मास। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो क्या दिया होना चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ दिया होना चाहिए, या मास पर यूनिट एरिया दिया होना चाहिए, या मास पर यूनिट वॉल्यूम दिया होना चाहिए? क्या दिया हुआ होना चाहिए? ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इट्स अ प्लेट, इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो इसका मास निकालना है तो क्या दिया होना चाहिए, मास पर यूनिट एरिया कि मास पर यूनिट लेंथ? मास पर यूनिट एरिया दिया होना चाहिए। तो मास पर यूनिट एरिया, तभी तो मास पर यूनिट एरिया को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकलेगा। मास पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास निकलता है। मास पर यूनिट एरिया को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकलेगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मास निकलेगा। या मास पर यूनिट एरिया मान लो इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सिग्मा जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, और आपको सिंपल से दिया है वही 2x kg पर मीटर स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया, टेक केयर ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, अब आपको बोला फाइंड टोटल एरिया, फाइंड टोटल एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, अगर आपको लैम्डा, अगर सपोज सिग्मा सिर्फ 2 दे देता, सिग्मा इज 2 kg पर मीटर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। सपोज मैं ये देता लैम्डा इज 2 kg पर मीटर स्क्वायर, कितना हो जाता है इसका मास, कितना होता? सिग्मा दिया है आपको, मास पर यूनिट एरिया दिया है 2 kg पर मीटर स्क्वायर, सो इसका एरिया कितना आता, 8 मीटर स्क्वायर। सो जो मास आता वो क्या आता, सिग्मा इंटू ए, मास पर यूनिट एरिया टोटल एरिया कितना आता, 8 इंटू 2 16 kg। पर ये कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों ये नहीं कर सकते, क्योंकि सिग्मा वेरी कर रहा है एक्स के साथ, सिग्मा एक्स के साथ वेरी कर रहा है 2 kg पर मीटर स्क्वायर से। सो फाइंड द टोटल एरिया। स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखना। ठीक है, चलो देखो लॉजिकली हम कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, देख प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सिग्मा वेरी कर रहा है, सिग्मा वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है वो समझो। x 0 पे 0, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं
सिग्मा इज इंक्रीजिंग, सॉरी 2x, सिग्मा x इज 2x। जैसे जैसे x को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सिग्मा बढ़ रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अरे तो हम दिमाग लगाते हैं, हम तो क्या करते हैं कि एक x पे चले जाते हैं और एक छोटा सा स्ट्रिप काटते हैं वहां से, बहुत ही पतला सा स्ट्रिप काट लेते हैं। इतना पतला दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा काट, इतना बड़ा है, बहुत छोटा, भावनाओं को समझो, थोड़ा बड़ा काटा ताकि दिखाई दे प्रॉपरली। एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप काटते हैं dx लेंथ का, और क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ये छोटे से dx में सिग्मा कांस्टेंट है? हाँ, ये अज्यूम हम कर सकते हैं कि छोटे से dx में वो सिग्मा कांस्टेंट है। तो ये जो स्ट्रिप बना, ये जो स्ट्रिप बना, अगर उसका मैं मास लिख दूं तो उसको इंटीग्रेट करने से क्या पूरा रेक्टेंगल का मास मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, dm लिखते हैं, छोटा सा मास, क्या लिखेंगे बोलो? मास पर यूनिट लेंथ x पे जाके कितना है, x पे जाकर के 2x, मास पर यूनिट लेंथ इज 2x। अच्छा, ये तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, सिग्मा। अब एरिया लिखना है, किसका? इसका, क्योंकि इसका dm लिख रहे हैं, इस छोटू वाले का हम मास लिख रहे हैं। मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे हम पूरा में अज्यूम करते हैं, ये छोटे से स्ट्रिप में, ध्यान से देखो, ये छोटे से स्ट्रिप में हम क्या अज्यूम करते हैं कि सिग्मा इज कांस्टेंट, इट्स नॉट अ वेरिएबल। सिग्मा हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है, कितना है, 2x ही है थ्रू आउट, वो 2x है, ठीक है। x एक कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 2x भी एक कांस्टेंट है। और ये इसका जो एरिया निकालेंगे, तो इसके लिए एरिया का जो, हाँ, इसका जो एरिया है उसके लिए जो ब्रेड्थ है वो है dx, और ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है क्वेश्चन से देखो फटाक से, 2, तो इसका एरिया कितना है 2dx। तो एरिया लिखेंगे ये 2x और ये लिखेंगे 2dx, ये एरिया हो गया, छोटा सा एरिया, 2 इंटू डी एक्स। तो ये निकला dm, बस इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा। तो कितना आ गया देखो, 4x dx इंटीग्रेटेड फ्रॉम, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। अच्छा, ये ध्यान रखना, जब लिमिट्स पुट करेंगे ना तो किसका पुट करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल आया है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आया है, dx, तो लिमिट पुट करेंगे x का, लोअर लिमिट क्या है x का 0, अपर लिमिट x का है 4, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4, ये क्या आ गया 4x² बाई 2, 2 इसको काट देगा 2 से, बचेगा x², ये आएगा 16, 16 2 जा 32 kg, ठीक है, 32 kg आ गया इसका मास। यहाँ पे लिमिट को 0 से y वाला 2 मत पुट कर देना, dx है ना, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 4 तक, वही लिमिट डालेंगे, ठीक है। ठीक, अब यही क्वेश्चन अगर मैं घुमा के दे दूं, दूसरे पैटर्न में देता हूं, चलो, ये अगर ए क्लियर है आपको, ए अगर क्लियर है, डेटा चेंज करके दूंगा तो आप कर ही लोगे आराम से, इसलिए मैं बस आपको अलग अलग पैटर्न सिखा रहा हूं, एज मच एज पैटर्न एज आई कैन टीच यू। सपोज अब मैं आपको बोलता हूं सिग्मा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन नहीं है, बट सिग्मा वाई का फंक्शन है। सिग्मा वेरीज एज वाई, एज अ मतलब मान लो सिग्मा वेरीज विथ वाई एज 2y kg per meter square, now find the total area of the rectangular strip। सिग्मा अब x के साथ वेरी नहीं कर रहा, x के साथ कांस्टेंट है, मतलब इस पूरे रीजन में वो कांस्टेंट है, इस पूरे रीजन में कांस्टेंट है। सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब 0 पे, y 0 पे कुछ और है, y 2 पे कुछ और है, y 4 पे कुछ और है, इस टाइप से है। तो अब एरिया निकालने का कोशिश करो, चूज द स्ट्रिप केयरफुली, आप जो एलिमेंट लेंगे छोटा सा स्ट्रिप, वो केयरफुली यू हैव टू ड्रॉ, एंड देन बस dm छोटा सा मास लो और उसको इंटीग्रेट करके पूरा का मास लिख लो, ठीक है। ट्राई करो फिर देखो, चलो देखो, इसमें हम इस सबसे पहले तो रेक्टेंगल बना रहा हूँ, फिर से देख, ये है मेरा यहाँ पे 4 और यहाँ पे है 2, राइट। सबसे पहले देखो सिग्मा वेरी कैसे कर रहा है, हाउ इज मास पर यूनिट लेंथ वेरिंग, इफ यू सी केयरफुली, सिग्मा वाई के साथ वेरी कर रहा है, मतलब 0 पे 0 है, y 0 पे 0 है, और y जैसे से बढ़ रहा है, ऊपर जैसे से हम लोग जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है सिग्मा। तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम y पे जाते हैं, एक रैंडम y पे जाके पतला सा स्ट्रिप काटेंगे, एक रैंडम y पे जाके एक पतला सा स्ट्रिप काटेंगे, जिसका लेंथ हम कितना लें, dx नहीं, y पे जा करके dy, x पे जा करके dx, x पे जा करके dx, अगर हम y की तरफ जा रहे हैं तो छोटा सा एलिमेंट लेंगे dy, क्लियर है, ऐसा करके y पे जा करके dy। अगर हम यहां से थीटा गए तो छोटा सा एलिमेंट लेंगे कौन सा, d थीटा, इस तरह करके जहां पे जा रहे हैं वहां से थोड़ा सा वही वाला वेरिएबल का नाम पुट करना है आपको,
ठीक है, डी थीटा लाइक दैट। अब y पे जाकर के dy लिए, ओके। अब क्या हम अज्यूम कर सकते हैं इस dy में, क्योंकि सिग्मा y के साथ वेरी कर रहा है, तो हम इस छोटे से dy में अज्यूम करते हैं कि सिग्मा कांस्टेंट है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब छोटू सा उसका मास निकाल के पूरा इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। तो dm कितना आएगा, यहाँ पे सिग्मा कितना है, थ्रू आउट दिस रेक्टेंगल कांस्टेंट है कितना, 2y, और इसका एरिया कितना है देखो 4, ये लेंथ है 4 इंटू डी वाई, 4 इंटू डी वाई, ठीक है। टोटल मास निकालना, इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, देखिए डी वाई है तो लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, 0 से लेकर के y 2 तक, तो ये कितना आएगा 8 वाई स्क्वायर बाई 2, ये आएगा 4, और वाई स्क्वायर का लिमिट है 0 से 2, ये कितना आ गया 2 पुट कर देंगे तो 2 स्क्वायर 4, फिर से आ गया भाई 16 kg और 32 kg आया इस बार। अलग अलग आएगा, अलग अलग फंक्शन है तो ऐसा करके। सो दीज आर बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, करो, अभी खत्म नहीं हुआ, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अगर आपको बेसिक आइडिया लगा है थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो सपोज ये एक सर्कुलर प्लेट है, सपोज ये क्या है, नाउ इट्स अ सर्कुलर प्लेट, एंड इसका जो सिग्मा है, सिग्मा समझ लेना मास पर यूनिट एरिया। अब जो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट है वो वेरी कर रहा है एज 2r kg per meter square, where r is radial length from circle, from center, from O लिख दे रहा हूं, O यहां पे ले लिया मैं, चलो ठीक है। सर्कुलर प्लेट का एरिया कैसे वेरी कर रहा है पहले वो देखो, मतलब मास कैसे वेरी कर रहा है, मास पर यूनिट एरिया कैसे वेरी कर रहा है, 2r kg पर मीटर स्क्वायर, और r क्या है, रेडियल लेंथ फ्रॉम O, रेडियल लेंथ फ्रॉम O, मतलब इस पर्टिकुलर, अगर हर जगह आप आर जाओगे ना, हर जगह आप सपोज 1 मीटर गए, टोटल रेडियस में आपको दे रहा हूं, टोटल रेडियस आप पकड़ लो 10 बाई पाई मीटर, टोटल रेडियस पकड़ लो 10 बाई पाई। तो अगर आप सेंटर से हर जगह 1 मीटर गए, हर जगह सेंटर से अगर आप 1 मीटर जाएंगे तो उस हर 1 मीटर पे कांस्टेंट है क्या, मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट एरिया उस 1 मीटर पे सेंटर से हर जगह कांस्टेंट है। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट। आपको रेडियस दे दिया है, मास पर यूनिट एरिया दे दिया है, ट्राई करें। एलिमेंट सिलेक्शन पे ध्यान दें, हाउ टू चूज द एलिमेंट, दैट इज ऑल दैट यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इन द क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो, फिर देखना स्क्रीन की तरफ, ट्राई करो खुद से, फिर स्क्रीन की तरफ देखना। चलो देखो, यस, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करके करेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लिए, अब सेंटर से वेरी कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, आर पे जा करके अगर एक सर्कल ड्रॉ करें, आर पे जा करके हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल। इस सर्कल पे हर जगह सिग्मा कितना है, हर जगह सिग्मा का वैल्यू है 2r, और हम क्या करते हैं, आर पे जा करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप, ऐसा सर्कुलर स्ट्रिप बनाते हैं, ये वाला ऐसा करके एक छोटा सा क्या बनाते हैं, एक सर्कुलर स्ट्रिप बनाते हैं। आर पे जा करके कितना लेंथ का, dr लेंथ का, आर पे जा करके हम dr लेंथ का एक छोटा सा स्ट्रिप काटते हैं वहां से, और उसका मास कितना आएगा, उसका मास कितना आएगा dm। हम आर पे जा करके छोटा सा dr करेंगे तो सिग्मा कांस्टेंट मान सकते हैं ना, वही तो करते हैं अभी तक, मान सकते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट मान सकते हैं। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दे, अब इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, देख, मतलब उसको इंटीग्रेट करना मतलब क्या, उसका छोटा 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 पार्ट्स लेना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग आपको रॉड का एग्जांपल कराया था, ध्यान दो, ये छोटू सा डीएम लिए थे, राइट, ये छोटा सा क्या लिए थे, डीएम। सबसे पहले रॉड कराया था, उसके बाद क्या कराया था आप लोग को, ये रेक्टेंगुलर वाला प्लेट कराया था, इसमें ये वेरी कर रहा था, एक और एग्जांपल कराया था ये वाला, और अब सर्कल वाला कराओ। देखो तो ये डीएम जो लिए थे, इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे ना, ये इंटीग्रल ऑफ डीएम, इसका क्या मतलब है, ऐसा कई सारा छोटा 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 पार्ट्स को लेके कंबाइन कर दो, क्या रॉड बन जाएगा, क्या रॉड बन जाएगा, हाँ। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, कि ऐसा छोटा छोटा अगर आप डीएम कंबाइन कर दोगे ना, काफी सारा डीएम लेके हम क्या करते हैं, ऐसा करके कंबाइन कर देते हैं तो पूरा एक रॉड बन जाता है। इसीलिए वो इंटीग्रेशन का वैल्यू टोटल मास ऑफ रॉड दे देता है। सेकंड केस में जब सिग्मा वाज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ऐसा करके हम एलिमेंट्स लिए थे, आपको याद होगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करते थे हम, ये वाले पर्टिकुलर केस में जब हम डीएम निकाल के इंटीग्रेट करते थे, इसका क्या मतलब था, इसका हम मास निकालते थे ये छोटे स्ट्रिप का, और उसको इंटीग्रेट करना मतलब ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप्स लेना, सबका छोटा छोटा डीएम लेके ऐड कर देना, ये इसका फिजिकल मतलब था, ठीक है। यहाँ पे जब सिग्मा वाई का फंक्शन हुआ करता था तो एलिमेंट ऐसे करके लिए थे,
एलिमेंट ऐसे लेते थे और ये जो डीएम निकला ना, इसको हम इंटीग्रेट करते थे। क्या करते थे? इंटीग्रेट। फिर से इंटीग्रल का मतलब क्या है? उस इंटीग्रल का ऐसा छोटा 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 बहुत सारा अगर हम स्ट्रिप्स लें, इंटीग्रेशन का मतलब ऐसा बहुत सारा हम स्ट्रिप्स लिए, लिमिट्स का ध्यान रखते थे 0 से 2, आपको याद हो लिमिट बताया था, यहाँ से यहाँ तक डालना, लिमिट्स के अंदर हम ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लिए। इंटीग्रेशन का मतलब है वो कि इसका लेंथ हमने डीएम बोला, पर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो लिमिट्स हम रखते हैं ना ए से बी, उसके बीच में ऐसा इनफाइनाइट डीएम 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 लेके सबको क्लब कर दो, ये मतलब होता है उसका, तो हमको पूरा का मास मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो छोटा सा हम स्ट्रिप काटे ना, और मूव कैसे कर रहे हैं देख, आर यहाँ पे कैसे मूव कर रहे थे, एक्स, तो एक्स फ्रॉम 0 टू टोटल लेंथ मूव कैसे कर रही है, छोटा सा जो एलिमेंट है कहां से कहां तक लिए, एक्स, एक्स देखो एक्स पे जाके डीएक्स लिए थे, तो एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स टोटल लेंथ, तो हमको पूरा यहां से यहां तक छोटा 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 पार्ट्स मिलता था। यहाँ पे 0 से लेकर के 2 था शायद, हाँ, तो यहाँ पे x और ये 4 था, तो क्या किया, छोटा सा मतलब मतलब मूव कैसे कर रहे थे, मूव कैसे कर रहे थे वो देखो, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, तो छोटा 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 लेके अप टू 4। यहाँ कैसे मूव कर रहे थे, 0 से लेकर के ऐसे करके स्ट्रिप बनाए ना, कहां से कहां तक मूव करने, 0 से लेकर के 2, तो 0 से लेकर के 2 तक छोटा 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 स्ट्रिप्स और सबको क्लब कर दिए, ये होता है उस इंटीग्रेशन का मतलब। पर ये मूव कैसे कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने एलिमेंट y के अलोंग चुना है कि एलिमेंट x के अलोंग चुना है। यहाँ पे कैसे चुना है, r के अलोंग। इसका मतलब यहाँ पे जो हम इंटीग्रल ऑफ डीएम करेंगे, जो भी करेंगे यहाँ पे जो भी आएगा, उसका मतलब क्या है, एक स्ट्रिप ऐसे लिए, फिर एक स्ट्रिप ऐसे लिए, ऐसा करके इनफाइनाइट स्ट्रिप्स, ऐसा करके इनफाइनाइट छोटा छोटा स्ट्रिप्स लेंगे। क्या ऐसे सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स को क्लब कर दे, कई सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स लो, ऐसा कई सारा छोटा छोटा स्ट्रिप्स अगर हम क्लब कर दे तो क्या ये डिस्क बन जाएगा? हाँ, तो ये छोटा सा स्ट्रिप लेंगे और फिर ये कैसे कर रहा है, आर के साथ, इसलिए जो एलिमेंट्स है वो ऐसा दिखेगा, ऐसा छोटा सा, फिर बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, कहां से कहां तक, आर 0 से लेकर के टोटल लेंथ 10/π तक। रेडियस है ना, रेडियली वेरी कर रहा है, आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, अगर ऐसा पूरा स्ट्रिप्स लेंगे तो कहां से कहां तक वेरी करना चाहिए, रेडियस, रेडियस वेरी करेगा 0 से लेकर के 10/π तक। उसको पूरा इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल ऑफ डीएम क्या आएगा, इसका एरिया देख, उसका एरिया क्या आएगा, फटाक से देखो, इसका एरिया आएगा, इसका सरकमफरेंस कितना है, अगर इसका, हाँ उसका सरकमफरेंस कितना है देखो, 2πr, और ये कितना है dr, उसका एरिया कितना आएगा 2πr dr, एरिया इंटू सिग्मा, इसका इंटीग्रेशन। कई लोगों को डाउट है सर ये 2πr इंटू dr क्यों लिख दिए, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है रेक्टेंगल, उसको मान लो मैं ऐसे काटता हूँ, ये जो स्ट्रिप है ऐसे सर्कुलर, जो सर्कुलर स्ट्रिप है, मान लो उसको मैं काटता हूँ यहाँ से और ऐसे खोल देता हूँ, तो कैसा दिखेगा, ऐसा करके दिखेगा, राइट। इस स्ट्रिप का लेंथ कितना है 2πr सरकमफरेंस, और इसका विड्थ कितना है dr, एरिया कितना होगा 2πr dr, वही लिखा है, वही लिखा है 2πr dr, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है पर आप टेंशन ना लें, इट्स ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ओनली। इसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को ऐसे करके उठा के ऐसे करके क्लब कर दिया है, लेंथ और विड्थ का ध्यान रखा है हमने, तो 2πr dr इंटू सिग्मा। ये छोटा मास निकला और ये पूरा मास निकल गया, आप अगर इंटीग्रेट कर लें तो आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। सिग्मा कितना दिया था 2r, बस इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 10/π है ना, ये बाहर निकाल लो 2π, नहीं ये क्या हो जाएगा 4πr, अच्छा यहाँ भी एक r है क्या, 2πr, हाँ यहाँ भी एक r है, ठीक है, तो बाहर क्या निकला देखो 4π और अंदर है r² dr, मतलब r³/3 और लिमिट है 0 टू 10/π, ठीक है, थोड़ा गंदा आंसर आ गया, 10/π लिए थे क्या, ठीक है। रेडियस आप चेंज कर लो, रेडियस अगर थोड़ा ठीक है ले लिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया देखो 4π/3 और ये क्या होगा 1000/π³, 1000/π³, जो भी आंसर आया 4000/3π², ये आ गया उसका एरिया, सर्कल का एरिया। बेसिकली क्या सीखे हम, बेसिकली ये सीखे कि जब थिंग्स आर फ्लक्चुएटिंग हम छोटा सा चीज निकालते हैं और उसका इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना मतलब उस छोटा 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 सबको लेकर क्लब कर देना विद इन दोज लिमिट्स। एलिमेंट कैसे चूज करते हैं, एलिमेंट वैसे चूज करते हैं जिसके अलोंग फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिसके अलोंग फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके अलोंग हम जाएंगे और वहां पे रुक के थोड़ी देर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। यहाँ पे फ्लक्चुएशन इसके अलोंग हो रहा था तो हम इसके अलोंग मूव किए और एक जगह
थोड़ा सा मूव करके वो एलिमेंट निकाले, यहाँ फ्लक्चुएशन होता है, यहाँ मूव करके छोटा सा एलिमेंट उसके अलॉन्ग में निकाले, ऐसा करके हम एलिमेंट निकालते हैं और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं टू फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने बेसिकली एरिया का ही बात किया, अभी कई सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस आपको मैं थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ। देखो हमने जब पढ़ा था, मान लो ऐसा करके एक, ये कौन सा एग्जांपल है, 1 2 3 4 5, प्रोबेबली 5, ऐसे करके सपोज मैं आपको कहता हूँ ये बॉडी है, इसका वेलोसिटी है 2t मीटर पर सेकेंड, 2t मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं आपको बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो आप क्या करते हो, आपको पता है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ v dt, ये हमको पता है, हम चुपचाप इंटीग्रेट कर लेते थे। ठीक है, पर ये क्यों करते थे, देखो v जो होता था वो कितना है 2t, तो हम क्या करते हैं इस t से छोटा सा टाइम के लिए दौड़ाते हैं इसको, v से छोटा सा टाइम के लिए दौड़ाते हैं, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट छोटू सा डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हम इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में मानते हैं कि v कांस्टेंट है, आगे मूव कर रहा है ना, हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट में मानते हैं कि v इज कांस्टेंट ऑल्दो इट इज वेरिंग, बट छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, सॉरी छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम मानते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है छोटे से टाइम के लिए, है ना, 2t से लेकर 2t प्लस 0.00000 समथिंग, बहुत छोटे टाइम के लिए मानते हैं v कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। यही छोटे से d को अगर, ये छोटे से ds को अगर हम ऐड करते जाएं, ds 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 अप टू जो भी टाइम हमको चाहिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। तो वही करते भी थे, हम उतना आपको पीएचडी नहीं करना है, करना है याद यही रखना है कि ds इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ v dt, पर फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका ये है, जो भी आंसर आएगा वो तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से कुछ 0 से 4 पूछ दिया ना, और v दे दिया 2t मतलब 2t स्क्वायर बाई 2t स्क्वायर, ये आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो ऐसे करके दीज आर बेसिकली सम द एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वर्क पर एनर्जी में देखो, आपने अभी थोड़ा थोड़ा बताया है आपको कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफ डॉट एस, ये आपने पढ़ा है, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, नहीं पढ़ा तो देख लो, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं कहता हूँ आपको कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसपे एक फोर्स लगा रहे हैं हम 4 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका से 4 मीटर, तो वर्क डन कितना है, फोर्स लगा रहे हैं 4 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, यहाँ तक आ गया, तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 16 जूल्स। वेरी नाइस। पर अगर मैं आपको कहता हूं कि ये 4 न्यूटन नहीं है, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ये ओरिजिन से स्टार्ट किया, और फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और मैं कहता हूं 2x न्यूटन, मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है ना, और जोर से धक्का मारते जा रहा है, थोड़ा सा आगे आया मतलब फोर्स और ज्यादा लगा दिया, थोड़ा आ गया थोड़ा और फोर्स लगा दिया, फंक्शन ऑफ x फोर्स। एंड नाउ आई टेल यू that this is 0 to 4 meter. Now you find the work done by this force, work done by this force from 0 to 4 meter. So how will I find? देख फोर्स तो वेरी कर रहा है, सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि हम x के साथ वेरी कर रहा है फोर्स, तो x के अलोंग मूव करके एक जगह पे रुकते हैं, एक रैंडम x पे जाके रुकते हैं, थोड़ा सा यहां से हिलाएंगे, कितना, dx हिलाते हैं, dx डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। क्या मान सकते हैं कि इस dx डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स इज कांस्टेंट? यस, क्योंकि x से x प्लस dx में ऑलमोस्ट फोर्स हम कांस्टेंट को ट्रीट कर सकते हैं, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट, x के साथ वेरी कर रहा है ना, पर मैं कह रहा हूं x पे बहुत छोटा सा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करें तो उस दो डिस्टेंसेस के बीच में वी कैन अज्यूम दैट फोर्स इज कांस्टेंट। सो व्हाट इज छोटू वर्क डन, इट इज फोर्स विच इज कांस्टेंट इन dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस dx के दौरान आई कैन अज्यूम फोर्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज 2x। क्या इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा? हाँ, क्योंकि यहां से dx घसकाने में जो वर्क डन हुआ, यहां से थोड़ा सा घसकाने में जो वर्क डन हुआ, यहां से थोड़ा घसकाने में जो वर्क डन हुआ, यहां से थोड़ा घसकाने में जो वर्क डन हुआ, ऐसा करके फ्रॉम 0 to 4 अगर सब थोड़ा 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 वर्क डन करके हम क्लब कर दें सबको, तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। देयरफॉर वी हैव दिस इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर बाई 2 मतलब x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 4 अगेन 16, तो ये आंसर आ गया 16 जूल्स। ऐसा करके आपने और भी पढ़ा होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, ये सब आपका फीलिंग आना चाहिए, हर बार फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको। आपने पढ़ा होगा जैसे पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, या एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं आप, या वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो भी बोल सकते हैं आप, वर्क डन पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, व्हाटएवर। ये फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, होता है, मान लो ये होता है, और अब प्रॉब्लम दूंगा इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए सपोज मैं आपको कहता हूँ, सपोज मैं कहता हूं कि इंजन सप्लाइज
energy at rate of at the rate of 5t to the power 4 joules per second. Energy supply engine supplies energy at rate of 5t to the power 4 joules per second. Sorry, supplies energy नहीं. Energy supplies power at rate of 5 into 10 to power 4 watts. ठीक है. Energy supplies power, so engine supplies power at rate of 5t to the power 4 watts. रेट बोल दिया तो जूल पर सेकेंड लिख लो. ठीक है. इस रेट पे पावर सप्लाई कर रहा है. फाइंड टोटल एनर्जी सप्लाइड इन 0 to 2 seconds. एक बार फटाक से ट्राई करो उसको, या फिर एक बार फटाक से ट्राई करो, फिर स्क्रीन की तरफ देखना. देखो क्या बोला, एनर्जी सप्लाइज पावर एट रेट ऑफ 5t to the power 4 जूल पर सेकंड. फाइंड टोटल एनर्जी सप्लाइड इन 0 to 2 seconds. अब इससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ. ये तो पार्ट ए है. सपोज मैं आपको पार्ट बी पूछता कि आपको जो इंजन का पावर है, सपोज सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इधर देखो. अगर मैं कहता हूँ इंजन का पावर है 10 वॉट्स, इंजन का पावर कितना है 10 मतलब 5 वॉट्स, इंजन का पावर है 5 वॉट्स. अगर मैं आपको बोलता फाइंड एनर्जी सप्लाइड इन 2 seconds, फाइंड एनर्जी सप्लाइड इन 2 seconds, तो आप क्या बोलते कि जो सर एनर्जी होता है वो तो, जो पावर होता है वो क्या होता है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम. एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम. पावर कितना है 5 कांस्टेंट, और टाइम कितना है 2 कांस्टेंट, आ गया 10 जूल्स. एनर्जी सप्लाइड आ गया चुपचाप 10 जूल्स. यहाँ क्या है, एनर्जी चाहिए. एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम. पावर है 5t to the power 4 और टाइम कितना है 2 सेकंड. से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि पावर टाइम का फंक्शन है. जो पावर दिया टाइम का फंक्शन है, मतलब इनिशियली पावर सप्लाई नहीं कर रहा, जीरो. एट टी इक्वल्स टू 0 पे 0 सप्लाई कर रहा है, एट टी इक्वल्स टू 1 पे 5 सप्लाई कर रहा है, टी इक्वल्स टू 4 पे 80 सप्लाई कर रहा है. 4 पुट करो 16, 2 का पावर 4 16, 5 जा 80. तो 0 सेकंड पे 0 सप्लाई कर रहा है पावर, 0 वाट सप्लाई कर रहा है. 1 सेकंड पे 5 वाट सप्लाई कर रहा है, 2 सेकंड पे 80 वाट सप्लाई कर रहा है. हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे अलग अलग इंजन पावर दे रहा है, पर कैसे पावर दे रहा है उसका फंक्शन दे दिया गया है आपको. यू हैव टू फाइंड एनर्जी. तो मैं क्या करता हूं, कोई भी एक रैंडम टाइम पे जाओ टी, क्या करो, कोई भी एक रैंडम टाइम पे जाओ टी, तो वहां पे जो छोटा सा एनर्जी दिया होगा वो कितना दिया होगा, वो दिया होगा पावर उस टाइम पे, पावर एट टाइम टी इंटू डी टी. अरे ऐसा तो बोल सकते हैं ना, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम. वही तो लिखा है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उस टी पे जा करके, उस टी टाइम पे जा करके एक छोटा सा टाइम के लिए मैं क्या मान सकता हूं कि पावर इज कांस्टेंट. सही बात है कि पावर वेरी कर रहा है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, पर एक छोटा सा, एक रैंडम टाइम टी पे जाके छोटा सा अगर डी टी इंटरवल लूं, वहां मैं मान सकता हूं पावर इज कांस्टेंट ऑलमोस्ट. तो देयरफॉर D इक्वल्स टू PT dt. छोटा सा एनर्जी लिख सकते हैं ऐसे. टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके. फ्रॉम 0 to 2 कितना आ गया, 5t to the power 4, t to power 5 by 5, t to power 5, और 0 to 2 कितना आएगा देखो, 2 का पावर 5 32 जूल सप्लाई करेगा. एज सिंपल एज दैट. पर आपको दिमाग में बस क्लिक करना, मैं टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कब यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशंस बस सिखा रहा हूँ. ठीक है, तो आपको अगर ढंग से समझ में आ रहा हो तो एक बार देख लेना तो मेरे को. ओके, वी हैव सम टाइम लेफ्ट, सफिशिएंट टाइम. सो देयरफॉर मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ इंटीग्रेशन का, एक दो अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मैं खुद सॉल्व करूंगा. बस देखो, हालांकि आई हैव ऑलरेडी शोड यू दिस क्वेश्चन बिफोर, बट अगेन आई एम शोइंग इट. ये अच्छा क्वेश्चन पे आने से पहले एक और क्वेश्चन कर लो. देखो, सपोज मैं आपको कहता हूं कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये एक ब्लॉक ऑफ मास m आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है, और ब्लॉक का मास दिया है 1 kg. मैंने कहा आपको म्यू का वैल्यू दिया है 0.2. फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन. इसको आप ओरिजिन ट्रीट कर लो, ओरिजिन. ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 मीटर. 2 मीटर मतलब 1 ही मीटर लो. ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, दिस गोज ऑन, इट डज नॉट एंड. और 0 से लेकर के 1 मीटर तक फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है आपको.
फटाक से ट्राई करो, फिर स्क्रीन की तरफ देखो, फटाक से ट्राई करो, फिर स्क्रीन की तरफ देखो। चलो देखो, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, ठीक है। जब ये बॉडी यहाँ पे घुसेगा, जैसे ही यहाँ पे, अब अभी तो यहाँ स्मूथ है, यहाँ स्मूथ है और ट्रेवल करते हुए आ रहा है, इसमें घुसा इस रीजन में, जैसे ही घुसेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पीछे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, अचानक से तो रुकेगा नहीं ना, थोड़ा सा आगे मूव करेगा, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट लगेगा क्योंकि म्यू का वैल्यू दिया है। चलो तो वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, म्यू एम जी 0.2 इंटू एम जी, दैट इज 10 इंटू 0.2 2, फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है, 1 तक लेना है मेरे को, और कॉस 180 डिग्री होगा क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो कॉस 180 डिग्री बोले तो -1, तो वर्क डन कितना आया, -2 जूल्स फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -2 जूल्स। ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांस्टेंट, ऐसा कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको पार्ट 2 बोलूं इसका, कि टेक म्यू एज 0.2x, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो वेरी कर रहा है 0.2x, म्यू इज अ फंक्शन ऑफ x से 0.2x, मतलब जैसे से यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा बोलो, 0.1 मीटर पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 1 मीटर पे, x को 1 पुट करो, 1 मीटर पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 0.2 इंटू 1 0.2, 2 मीटर पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 2 मीटर पे 0.4, जैसे से x बढ़ रहा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स वेरी कर रहा है क्या, हाँ, कि फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एम जी, फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, बट हम देख रहे हैं कि म्यू वेरी कर रहा है तो फ्रिक्शन भी वेरी करेगा। फ्रिक्शन अगर वेरी करेगा, हाउ टू फाइंड वर्क डन, अब ट्राई करो फिर देखना बोर्ड की तरफ। देखो हम क्या इमेजिन करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स यहां से लगना चालू हुआ, मान लो ऐसे करके, ब्लॉक जैसे यहाँ पे घुसा, अभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2x, दिया हुआ है ऊपर में 0.2x, ओके। इसका मास है, वेट लिख देते हैं डायरेक्ट, चलो मास ही लिखते हैं 1 kg, इसका वेट है 10 न्यूटन, ठीक है, घुसा कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। अच्छा स्पीड का देने का जरूरत है क्या, ठीक है जो भी देखते हैं, मास ठीक है 1 kg से घुसा, ऐसे जरूरत नहीं है देने का, स्पीड देने का जरूरत ही नहीं था, 1 kg से घुसा विथ सम स्पीड, एंड बोला है आपको वर्क डन बताना है फ्रॉम 0 to 1 मीटर, ठीक है, 0 to 1 मीटर ही बता देते हैं वर्क डन। 1 मीटर थोड़ा लंबा करके यहाँ बनाता हूँ, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है वर्क डन निकालने में, कि फोर्स वेरी कर रहा है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन, आई हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज फ्रिक्शन इज वेरिंग, फ्रिक्शन इज नॉट अ कांस्टेंट, सो देयरफॉर व्हाट डू आई डू, हाउ इज फ्रिक्शन वेरिंग, 0.2x, हाउ इज फ्रिक्शन फोर्स वेरिंग, हाउ इज फ्रिक्शन फोर्स वेरिंग, म्यू एम जी, फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू एम जी होगा ना, म्यू कितना है 0.2x, and what is mg, it is 10, so if you carefully see, friction force is itself a variable, it's a function of x, that is friction force is 2x, friction force is 2x, तो प्रॉब्लम क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं कब, कब करते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स इज अ कांस्टेंट, तभी करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हम मान सकते हैं क्या फोर्स कांस्टेंट है, हाँ, कब, छोटे से x के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक x पे जाओ, यहाँ पे जब x पे रहेगा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, fx, जो भी है fx, और ये बेसिकली इट्स अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है fx, और हम मानते हैं छोटा सा dx में जो वर्क डन करेगा फ्रिक्शन, वो निकालते हैं, छोटा सा एलिमेंट के लिए कितना वर्क डन करेगा फ्रिक्शन, यहाँ पे dw, छोटा सा x से लेकर के x प्लस dx, फ्रिक्शन कांस्टेंट मान सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि म्यू को भी कांस्टेंट मान सकते हैं, छोटा सा x से लेकर x प्लस dx, छोटे से dx के लिए हम मानते हैं म्यू कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है, कितना 2x, निकाले हम म्यू mg करके इस इंटरवल में, फ्रिक्शन कांस्टेंट, वर्क डन कितना आएगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट कराए हैं, dx, छोटा सा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, माइनस क्यों लगा है, कॉस थीटा मतलब फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, देयरफॉर माइनस, ये dw क्या आया, माइनस। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक वर्क डन निकाले, यहां से लेकर के यहां तक वर्क डन निकालते हैं, यहां से लेकर के यहां तक वर्क डन निकालते हैं, यहां से लेकर के यहां तक वर्क डन निकालते हैं, अगर सारे वर्क को क्लब कर दिया जाए तो क्या फ्रिक्शन का टोटल वर्क आएगा, हाँ आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, उसको ऐड करने के लिए साइंस का देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। ये जो लाइन बोला मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन बोले हम बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम ये सारे छोटे 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 वर्क डन को चुपचाप ऐड करके टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन टोटल क्या आ जाएगा, dw1 प्लस dw छोटा छोटा वर्क डन, ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। क्यों, वाई वी कैन डू लाइक दिस, बिकॉज वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अदरवाइज हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चुपचाप हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों साइड हम क्या कर दिए, इंटीग्रेशन। ये क्या आ गया देखो, -2x²/2, और x कहां से कहां तक था, 0 से 2 तक था, क्या 0 से 1 तक था। -1 जूल वर्क क्या है, फ्रिक्शन, ऐसा करके निकालने का है। दिस इज द वर्क डन इन व्हेन द फ्रिक्शन इज आल्सो वेरिएबल, ठीक है। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये आपके 11th क्लास से रिलेवेंट नहीं है, 12th क्लास में आएगा। एक्चुअली आई हैड सम मोर एग्जांपल्स टू सॉल्व, व्हाट इज द, ठीक है, आई विल वेरी क्विकली सॉल्व 3 more examples। चलो, let us quickly solve 3 more examples। now these are some tough applications। अभी तक जो मैं करा रहा था आपको सिंपल सिंपल चीज कराया था, अब 3 टफ illustrations लूंगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट illustration, suppose this illustration I had already taken in the class previously, पर पता नहीं हम लोग इतना समझ में आया। suppose a projectile is thrown with a velocity of u and theta inside a liquid। this illustration you might have seen beforehand also, but still I am solving। this projectile is thrown with a velocity of u meter per second। initial velocity given है ये। अब वो गिवन क्या क्या है, u, थीटा, दिस थिंग्स आर गिवन टू यू इनसाइड अ लिक्विड। दिस इज अ होल लिक्विड, एक बड़ा सा डब्बा है, अंदर में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर में आई हैव थ्रोन, ठीक है, इनसाइड अ लिक्विड आई हैव थ्रोन, एंड लिक्विड एक्सर्ट्स अ फोर्स, लिक्विड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ k into v। liquid exerts a force of kv opposite to v, where v is speed of projectile। projectile नहीं है ये, जो भी है, speed of particle, projectile बोल सकते हैं। so it is thrown inside a liquid, liquid exerts a force of kv opposite to v, मतलब v जिधर भी है उसके exact opposite liquid force लगाएगा। g act कर रहा है, mg is also acting in downward direction opposite to v, where v is the speed of particle। आपको बोला find velocity as a function of time। these are some tough applications, मैं खुद से करके दिखा रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है इस केस में, ऐसे केस में हमको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। बेसिकली फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर चुपचाप प्रोजेक्टाइल होता तो ये जो कंपोनेंट है स्पीड का, ये तो कांस्टेंट रहता, और जो y वाला कंपोनेंट है वो तो हम लिख देते vy इक्वल टू ui माइनस gt, कोई टेंशन नहीं था, लाइफ में आराम से आ जाता। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक फोर्स लगा रहा है kv, और ये फोर्स खुद वेरी कर रहा है डायरेक्शन वाइज, क्योंकि v ऐसे इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ku ऐसे लग रहा होगा, पार्टिकल को हमने ऐसे करके जब फेंका, मान लो यहाँ पे है पार्टिकल, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ मैं, इसको हटा ही दे रहा हूँ अब। चलो देखो, मान लो ये है v, एट सम टाइम ये अगर अल्फा बना रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसे टेंजेंशियली पीछे। कितना वैल्यू होगा, kv, ठीक है, वैल्यू होगा इसका kv। तो अब प्रॉब्लम हो गया, अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं प्रोग्रेस कैसे करूं। जब कुछ भी नहीं समझ में आता क्या करें बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी फ्लक्चुएट कर रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन भी फ्लक्चुएट कर रहा है, एवरीथिंग इज फ्लक्चुएटिंग। सो आई हैव टू गो टू अ रैंडम पॉइंट, यू हैव टू गो टू अ रैंडम पॉइंट एट अ जनरल टाइम, और यहाँ पे एनालाइज करते हैं सिचुएशन। अच्छा, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे सिचुएशन क्या क्या फोर्स लग रहा है, देख इधर लग रहा है kv, यहाँ पे लग रहा है mg, लेट दिस बी अल्फा, सो दिस इज ऑल्सो अल्फा, ओके। नाउ I have to take forces in two different directions, x and y। अगर आप ध्यान से देखें, acceleration along x, acceleration along x क्या होगा, x के along कौन सा फोर्स लग रहा है, kv cos अल्फा, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, ना, इसको लिखेंगे माइनस kv cos अल्फा। अगर ध्यान से देखो, फोर्स along x कितना लग रहा है, माइनस, आपको निकालना था फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो fx है माइनस kv cos अल्फा, v cos अल्फा क्या है, माइनस के vx, और fx को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए एक्स। तो ए एक्स क्या आ गया, माइनस के वी एक्स बाई एम, ए एक्स क्या आ गया, माइनस के वी एक्स बाई एम। इसको हम लिख सकते हैं, ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू
माइनस के वी एक्स बाई एम। देखिए यहां से इंटीग्रेट करके आप वी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, निकाल सकते हैं। देख डी वी एक्स by Vx equals to minus k dt by m. You integrate both the sides at time t equals to 0. What was Vx? Time t equals to 0 पे x component क्या था velocity का? u cos theta. Time t equals to t पे मान लेते हैं v. Application of integration. जब कुछ भी समझ में नहीं आए and there are lot of things that are varying, ऐसा there is no technical language in which I can explain you these things. But you have to understand that when things are fluctuating, force is fluctuating, everything is fluctuating. From my experience I can tell you, just go to a random point and try to analyze the situation there. यहाँ पे जाके आप fx लिखो क्या है, जब fx लिख रहे हैं हमको हिंट पड़ रहा है कि v cos अल्फा क्या है, vx ही तो है, ये v cos अल्फा क्या है, वेलोसिटी अलोंग x। हमको थोड़ा आइडिया पड़ रहा है कि fx को अगर मैं ax के टर्म्स में लिखूं, इसको vx के टर्म्स में लिखूं, vx ax vx रिलेटेड है क्योंकि ax क्या होता है dvx by dt, तो vx vx आ जाएगा, कुछ तो कर सकते हैं इंटीग्रेट, ये आइडिया लगना चाहिए, प्रैक्टिस आता है। सो अब आप यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है आपका, वो कर दूं, क्या कर देता हूँ, चलो देखो फटाक से। ये क्या आ जाएगा मेरा ln vx फ्रॉम u cos थीटा टू, ये ऊपर में क्या है, एक रैंडम v, हाँ रैंडम v है, और ये है माइनस के टी बाई एम। यहाँ देखो फटाक से क्या आएगा, ln v बाई u cos थीटा इक्वल्स टू माइनस के टी बाई एम। v क्या आ गया, u cos थीटा इंटू ई का पावर माइनस के टी बाई एम। पर ये कौन सा v आया, vx, x के अलॉन्ग वेलोसिटी आया है ये, मतलब इसको आप पकड़ लो ऐसे करके, आई कैप x के अलॉन्ग आया है, y के अलॉन्ग आप खुद से ट्राई करो, मैं बस एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ। y के अलॉन्ग अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, y के अलॉन्ग का एक्सप्रेशन लिखेंगे। y के अलॉन्ग क्या फोर्स है, ay, फोर्स अलोंग y कितना है, mg kv साइन अल्फा माइनस mg प्लस के v साइन अल्फा को मैं लिख रहा हूं vy, क्योंकि इसको ay है ना, तो इसको vy के टर्म्स में लिख रहा हूं, बाई मास। सही लिखा ना। ay क्या है, देखो fy बाई m, बेसिकली ay क्या होगा, fy अपॉन m, fy को मैं लिख दिया क्या, ये mg प्लस के वी वाई, ये के वी का कॉम्पोनेंट वी वाई, ऐसे करके ए वाई है, वी वाई दिख गया, ए वाई को क्या लिख दो, डी वी वाई बाई डी टी, और अपना इंटीग्रेट कर लो। ऐसा पहले कराया है, आप एक बार खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, ये वाला इंटीग्रेट आप खुद से कर सकते हैं बिल्कुल। लिमिट्स क्या पुट करना, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे ये डी टी इधर आ जाएगा, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे वी वाई कितना था, u साइन थीटा, देख लो u साइन थीटा था ना, और टाइम टी इक्वल्स टू t पे मेरे को चाहिए v चाहिए, मतलब वी वाई चाहिए बेसिकली, तो यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो y कंपोनेंट आएगा, x कंपोनेंट आएगा, और बाकी जो भी क्वेश्चन पूछा आप कर सकते हैं। दिस इज वन टफ एप्लीकेशन, वन टफ इलस्ट्रेशन। और दिखाता हूँ, देखो मतलब बेसिकली ये सारा वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बस एक फीलिंग आना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं नॉर्मली, आई हैव टू टेक अ रैंडम पॉइंट एंड देन लुक इफ आई कैन इंटीग्रेट फ्रॉम देयर और नॉट। समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप कुछ कर नहीं पा रहे तो एक रैंडम पॉइंट चुनो एंड देन यू हैव टू लुक वेदर यू कैन इंटीग्रेट देयर और नॉट। सी फॉर एग्जांपल आई टेक यू वन मोर इलस्ट्रेशन, आई डोंट नो व्हिच इज दिस वन, 9 के 8 जो भी है, ऐसा करके सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स से बहुत सारा लिया, वर्क पर एनर्जी का लिया, पावर का ले लिया, सर्कुलर मोशन का देखो। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी से ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, आपको रेडियस दिया हुआ है r मीटर, r रेडियस दिया हुआ है r, इट इज मूविंग विद v। आपको एक स्पेशल क्राइटेरिया दिया, इट इज गिवन that at any moment the tangential acceleration equal to centripetal acceleration. At any moment the tangential acceleration should be equal to the centripetal acceleration. Given condition दिया है, find, question है find time taken to complete one revolution. Find time taken to complete one, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा आपको बताना है। अब सोचो ढंग से, वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, और फिर देखना बोर्ड की तरफ। चलो देखो, आपको बोला है कि कैसे प्रोसीड करें, कुछ समझ में आ रहा है, देख के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आपको दिया है v नॉट, r दिया है, और बोला है फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो थोड़ा सा सोचते हैं कि फीलिंग आता है कि इंटीग्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, सोचते हैं पहले। देखो अगर ये v नॉट है इस समय, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियसली कितना, सेंट्रीपिटल एक्शन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर, v कितना है v नॉट स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट दिस मोमेंट एट p कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, और v दिया है v नॉट स्क्वायर बाई आर। इतना ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है यहां पर, इतना ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है यहां पर। तो अगर मैं लिख दूं dv by dt इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाई आर, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अभी ही यहाँ जो इसमें इंटीग्रेट कर लोगे तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ऐसा मत लिख लेना कि सर यहाँ तो जो dv by dt है वो इसके बराबर है, मार दिए, क्योंकि dv by dt तो फिर कांस्टेंट आ गया, इट इज अ कांस्टेंट नो, v नॉट स्क्वायर बाई आर। ऐसे नहीं मार सकते हम। अगर आपने ट्राई किया है तो, और नहीं ट्राई किया तो सुन लो, पूरा सुनो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना है, इतना ही टेंजेंशियल भी होगा इस तरफ। इसका क्या मतलब है, ये इंक्रीज होगा। तो हम मानते हैं, यहां पे आके देखो, यहां पे मान लो ये v है, मान लो कि इसका स्पीड क्या है v, बढ़ा होगा v नॉट से क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेंट्रीपिटल कितना है, एट रैंडम टाइम t ले रहा हूं मैं, रैंडम टाइम t ले रहा हूं, एट टाइम t कितना है सेंट्रीपिटल, कितना आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे सेंट्रीपिटल कितना आएगा, v स्क्वायर बाई आर। अरे पर यही सेंट्रीपिटल तो टेंजेंशियल के बराबर भी होना चाहिए। तो dv बाई dt इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर, ये लिखने का कोई फायदा है, हाँ, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा। अच्छा, वो निकालने का कोई फायदा है क्या, मेरे को तो बोला था फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अच्छा, प्रॉब्लम क्या, क्यों हम इतना माथा खुजला रहे। अगर v कांस्टेंट दिया होगा, मान लो सिर्फ v नॉट दिया रहता तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन होता है 2 पाई r बाई v नॉट, खेला ही खत्म। अगर v नॉट कांस्टेंट होता तो टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन होता 2 पाई r बाई v नॉट, पर v नॉट तो कांस्टेंट नहीं है और v नॉट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बोला है कि आपका टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल हमेशा सेम होगा। तो सेंट्रीपिटल तो हमेशा होता ही है सर्कुलर मोशन में, इसका मतलब हमेशा टेंजेंशियल होगा ही इस तरफ, तो इसका मतलब ये स्पीड बढ़ते रहेगा, राइट। देयरफॉर आई हैव टू यूज इंटीग्रेशन। और क्या जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, दैट आल्सो आई कैन नॉट डिटरमाइन। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो लिख देते s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो भी लिख सकते थे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इतना टाइम कवर करना था, u t प्लस हाफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन t स्क्वायर, ऐसे लिख सकते थे अगर टेंजेंशियल कांस्टेंट होता तो। पर टेंजेंशियल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, देख यहाँ पे टेंजेंशियल कितना है v नॉट स्क्वायर बाई आर, मतलब टेंजेंशियल है, थोड़ा सा बढ़ा। जब यहाँ पे आ गया तो सेंट्रीपिटल यहाँ पे जो भी था टेंजेंशियल, उस टेंजेंशियल के चलते थोड़ा सा इंक्रीज करेगा यहाँ पे वेलोसिटी, मतलब v नॉट से मान लो 2v नॉट हो गया, मान लो 2v नॉट हो गया। अब जब 2v नॉट हो गया तो सेंट्रीपिटल बढ़ गया, क्योंकि सेंट्रीपिटल होता है v स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल बढ़ गया मतलब टेंजेंशियल खुद बढ़ जाएगा। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन खुद भी कांस्टेंट नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन खुद भी कांस्टेंट नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही वेरी कर रहा है, तो ये नहीं मार सकते। तो इसीलिए देयर शुड बी अ क्लिक इन द माइंड दैट मे बी आई कैन यूज इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर हम एक रैंडम पॉइंट वहां पे जाते हैं और ऐसे करके एक्सप्रेशन लिखते हैं, और यहां से देखो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे फटाक से। क्या आ गया वो एक्सप्रेशन, dv बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू dt अपॉन r, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे दिया हुआ है आपको v नॉट, टाइम t इक्वल्स टू t पे v निकालना है। ये क्या देगा, v का पावर -2, v का पावर -1 बाई -1 फ्रॉम v नॉट टू v शुड बी इक्वल टू t अपॉन r। ये क्या है, -1 बाई v from v naught to v should be equal to t by r. What does this give me, 1 by v naught minus 1 by v, है ना, 1 by v naught minus 1 by v equals to t by r। तो मेरे को 1 by v naught minus 1 by r equals to 1 by v, इसका मतलब दिस मच इक्वल्स टू 1 बाई वी, दिस मच v क्या आ गया, v नॉट r बाई r माइनस v नॉट, v एज अ फंक्शन, अरे ऐसा नहीं, कहीं तो कुछ आना चाहिए था ना, tv है ना, नहीं वही तो मैं सोच रहा हूँ 1 बाई वी t बाई r, सॉरी दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कांस्टेंट कैसे आ गया, r माइनस वी नॉट t, ये v आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v को लिख दो ds बाई dt, हाँ v को लिख दो ds बाई dt, मतलब हाँ dt को उधर भेज देते हैं और इंटीग्रेट मारते हैं फिर से, तो ये क्या आएगा, देख v नॉट r dt बाई r माइनस v नॉट t,
अब ये जो s है क्या डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, तो एक चक्कर मतलब फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट 0 टू आप 2 पाई आर ले लो, टाइम फ्रॉम 0 टू t। अब निकाल सकते हैं इसको इंटीग्रेट करके आंसर, इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो बता दे रहा हूँ, देख। इस तरफ है 2 पाई आर और यहाँ v नॉट आर को बाहर निकाल लो, v नॉट आर बाहर आ जाएगा, dt बाई इतना वो क्या होगा, लॉन r माइनस वी नॉट टी बाई माइनस वी नॉट, ठीक है। और इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू t। So what you are getting from this? Let us have a quick look. ये r और ये r कट गया, ये v नॉट और ये v नॉट कट गया, माइनस को इधर लेके आ जाओ, माइनस 2 पाई इक्वल्स टू लॉन r माइनस वी नॉट टी यहाँ पे आ जाएगा बाई r, है ना, मतलब माइनस लॉन r माइनस वी नॉट कैपिटल टी माइनस लॉन r, तो जो लॉन a माइनस लॉन b, लॉन a बाई b कर दिए बस। तो यहाँ से क्या आ गया, r माइनस वी नॉट टी इक्वल्स टू e का पावर माइनस 2 पाई इंटू आर। दिस मीन्स v नॉट क्या आ गया, r 1 माइनस e का पावर माइनस 2 पाई बाई वी नॉट। एक सेकेंड, ये क्या टाइम इक्वल्स टू उतना आ गया आपको, ठीक है। सो दिस वन एप्लीकेशन, सो दीज आर सम ऑफ द टफ एप्लीकेशंस ऑफ ये इंटीग्रेशन, जहां पे अगर एक्सेलरेशन इज आल्सो वेरिंग, सो देयरफॉर यू शुड गेट अ क्लिक इन द माइंड दैट मे बी यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा, ऐसा करके आपको सोचने का है, ठीक है। एक और छोटा सा एप्लीकेशन देखो, ये तो सारा 11 से था, 12 से एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल है। देखो, मान लो ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, डिस्टेंस है R। सो जो फोर्स लगता है बिटवीन दीज टू चार्जेस वो क्या लगेगा, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ये फॉर्मूला है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब छोटा छोटा चार्जेस, छोटा छोटा चार्जेस क्या है उतना आप डिटेल में मत पढ़ो, बस ये समझो कि 2 पॉइंट चार्जेस, ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब ये दोनों के जो बीच का दूरी है बहुत बड़ा है, ये 2 से। अब ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बीच का दूरी इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ दीज टू, therefore these are not point charges. Point charge मतलब the size of the object should be very very less than the distance between the two. ये बिल्कुल ग्रेविटेशन के जैसा है। अगर ये m1 है और ये m2 है तो क्या लिखते हैं, gm1 m2 by r square, ग्रेविटेशन फोर्स लिखते हैं ना, बस वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बिटवीन टू चार्जेस, F इक्वल्स टू k1 q2 by r square, ठीक है। अब देखो, सपोज ये दो के बीच का आप निकाल पा रहे हैं, सपोज मैं आपको बोलूं फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस, फाइंड द फोर्स बिटवीन वन रॉड विच इज केप्ट लाइक दिस, इसका जो, या बस देखो और समझो समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं बोलता हूं आपको इसका लैम्डा, लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ भी लैम्डा था और चार्ज पर यूनिट लेंथ भी लैम्डा बोलते हैं। मान लो मैं आपको कह रहा हूं कुछ, ये सीधे दे दिया लैम्डा कूलम पर मीटर, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्स पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर इसका दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट ऐसा करके, ठीक है। और इसका टोटल लेंथ दिया है L। अब कंफ्यूज मत होना, चार्ज पर यूनिट लेंथ वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, लैम्डा कूलम पर मीटर कांस्टेंट है। यहाँ से ये लेंथ पे दे दिया सपोज A, यहाँ पे एक चार्ज रखा, इसका मान लेते हैं Q, तो इसका लैम्डा कूलम पर मीटर, वहां पे हम रख दे दिए एक चार्ज Q। अब क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड फोर्स बिटवीन द रॉड एंड चार्ज, आपको ये दोनों के बीच में क्या बताना है, फोर्स बताना है। सो कैन यू फाइंड आउट, देखो एक सेकेंड थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप क्या करो, कैसे निकालेंगे बताओ, प्रॉब्लम क्या है आपको। जब अगर मैं जिंदा रहा उस समय तक और अगर आपको 12th में पढ़ाया तो आपको उस समय वही करना है कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये दोनों के बीच में फोर्स कितना है, k1 q2 by r square, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा दूंगा। इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सोचो। देख मैं बताता हूँ, लैम्डा कूलम पर मीटर है ना, हम क्या करते हैं ना, हम एक दूरी पे जाते हैं x और एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं, छोटा सा पोर्शन, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं ये भी एक पॉइंट चार्ज ही है, ठीक है ना, अज्यूम इट लाइक दिस इज अ पॉइंट चार्ज, छोटू सा चार्ज है, ओके।
ये दूरी को x मत लो, थोड़ा स्मार्टली चूज करना पड़ता है वरना हम फंस जाएंगे। हम ये दूरी को x ले लेते हैं, ये वाला दूरी को x लेते हैं। क्यों? क्योंकि k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये दूरी को x ले सकते हैं, कोई भी दूरी को, यहाँ से भी x ले सकते हैं। यहाँ से x लेंगे तो फिर x स्क्वायर कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लिकेटेड चीज आएगा, तो यहाँ से x ले लेते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट चार्ज ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। इसका चार्ज कितना है देख, अच्छा एक सेकंड, पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये दूरी ले लेते हैं dl, टोटल लेंथ है l, ये दूरी को ले लेते हैं dl। ठीक है, छोटा सा फोर्स, मतलब ये जो इस पे ये क्या था, फोर्स था, मतलब ये जो चार्ज इस पे लगाएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है मान लो, दो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा इस तरफ लगाएगा, दोनों अगर पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के लिए। क्या इसको भी पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, इसको भी पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, छोटा सा लिया, कितना फोर्स लगाएगा ये इस पे, दोनों ऐसे, ये पूरा प्लस है, हाँ ये भी प्लस है पूरा और ये भी प्लस है। ठीक है, तो ये इस पे उधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा देखो, क्या कितना लगाएगा, के कांस्टेंट है, आप टेंशन मत लो, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आप बस देखो और समझो कि इसका एप्लीकेशंस कितना है। के Q1 कितना है, Q1 कितना लेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, कितना होगा, लैम्डा dl। के Q1, इसका Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर। ये क्या निकला, छोटा सा फोर्स निकला, जो रॉड का ये छोटा सा पोर्शन इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में। अच्छा अब देख, अगर ये पोर्शन इधर फोर्स लगा रहा है, अगर मैं ऐसे कई सारे पोर्शंस ले लूं छोटा छोटा, सभी के सभी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, सभी के सभी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, छोटा 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 पोर्शंस। इसका मतलब अगर मैं इस एफ को चुपचाप इंटीग्रेट कर दूं इन प्रॉपर लिमिट्स, तो क्या टोटल फोर्स निकल जाएगा जो ये रॉड इस पे लगा रहा है? हाँ, ये इंटीग्रेशन का फायदा है। तो x को कहां से कहां तक वेरी कराएंगे, देख वेरी जो कराएंगे ध्यान से देखना, x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x a से वेरी करेगा a प्लस एल तक, ये x है, x देख x कहां से कहां तक वेरी कराएंगे, स्टार्ट कहां से हो रहा है, x का स्टार्टिंग कहां से, हम यहां से x को पकड़े यहां तक, स्टार्ट कहां से हो रहा है, a से, और कहां तक जाएगा x, a से लेकर के जाएगा ये दूरी तक, ये दूरी कितना, a प्लस कैपिटल एल, तो स्मॉल a से a प्लस कैपिटल एल तक जाएगा, ये टोटल फोर्स निकलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा, कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है ना। ये dl और x स्क्वायर, ये dl को अब dx से ले लो, क्योंकि हम एक रैंडम x पे आए तो हम छोटा सा लेते हैं dx। अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट, ये सारा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये लिमिट्स पुट कर लेंगे, टोटल फोर्स निकाल लेंगे। तो मैं आपको बेसिकली ये सिखाया है, ये उतना रेलेवेंट नहीं आपके लिए, पर मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको कि इसका एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आएगा। सेंटर ऑफ मास में आगे पढ़ेंगे, सर्कुलर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में है, वर्क पर एनर्जी में, देयरफॉर इंटीग्रेशन वाज वेरी यूजफुल, देयरफॉर आई इंट्रोड्यूस्ड दिस इन द बिगिनिंग ओनली, सो दैट लेटर व्हेन इट कम्स अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग्स, but you should be more comfortable in that time when you'll go through integration, because if your integration is strong, you'll be very very comfortably situated in physics. So therefore whatever I have taught, whatever we have learned, try to analyze little bit, and as we'll solve problems we'll gain more and more expertise. ठीक है, हरे कृष्ण।